जी नाज़रीन, खुशामदीद। 2022 का पहला तोहफा पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। 1 रुपये 47 पैसे जो है और उनमें इजाफा कर दिया गया। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से फहाद शफीक साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, खैरियत से हैं आप। और PSP से हमारे साथ मौजूद हैं यासर सिद्दीकी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, कैसे हैं सर? फिर से पेट्रोल की कीमतों में वफाक की तरफ से इजाफा कर दिया गया है। मिनी बजट पेश होते ही अशिया खुर्दो नोश पे और दीगर अशिया पे फिर से इन्होंने इजाफा कर दिया है। किस तरह से आवाम सर्वाइव करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं पेट्रोल की कीमतों का एग्जैक्टली पेट्रोल की कीमतें जो है जी वो हाँ। 1 रुपया नहीं, माशाल्लाह से 3 रुपए समथिंग ओह सॉरी, इजाफा हुआ है। 147 इन्होंने किया है और 33 पैसे इन्होंने जो है उसमें ऊपर। 3 रुपए और पॉइंट समथिंग है। हाँ, जिस ये पे कब तक इजाफा कहाँ तक किया। जाएगा? मेरे ख्याल से ये ये 200 का फिगर 200 कंप्लीट प्लस कर करेगा गई अगर है। इमरान खान की गवर्नमेंट रही इसी अच्छा, मैं तो तरीके से। अंडर 280 अभी वो नहीं सोच नहीं, ये रही थी। 200 प्लस भी हो जाएगा ओके। क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बेसिकली इनके हाथ में भी नहीं है चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त IMF के हाथ में दे दिया है। ये वही इमरान खान है जो बोलते थे कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़े तो स्ट्रेट अवे वजीर आजम डाकू होता है, सही। वजीर आजम चोर होता है। तो इमरान खान इसका मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं जो कि पेट्रोल की कीमत एवरी मंथ बढ़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं। एवरी मंथ बढ़ेगी जी, है। कभी लेकिन 4 अभी रुपए, कभी 5 15 रुपए। डेज मेरे ख्याल से एवरेज पूरा करे। 15 डेज ये लेकर आ जाते हैं और नहीं, बता ये देते हैं इन्होंने कि डॉलर महंगा हो गया, सबसे जो है पेट्रोल की कीमतों में देखिए, ये इजाफा इन्होंने करना पड़ रहा है। डिसाइड किया हुआ है कि ये एवरी मंथ IMF से ये आपका एग्रीमेंट है कि एवरी मंथ आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे, सही। चाहे वो 4 रुपए करें, 5 रुपए करें, समरी 10 रुपए की आती है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि इमरान खान आके तकरीरें कर रहे होते हैं कि और मुल्कों में देखें, तो और मुल्कों में लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। Exactly. उनकी सैलरीज भी इसी तरीके से होती हैं। प्राइवेट सेक्टर ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, तो अगर आप और मुल्कों से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सही। वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है अपने जितनी भी आवाम है जी उसको, हाँ, बिल्कुल। और हर हिसाब से सपोर्ट करती है, तो उनके ऊपर इतना बोझ नहीं आता। यहाँ पे आप देखें कि कल वही जो लोग, मैं PTI के, कल मैं कहीं पे बैठ के बात कर रहा था कि PTI के पास अब कराची में कारकुन नहीं है या वर्कर नहीं है। उससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि कराची की 2 जमातें जो कि बड़ी जमातें अपने आप को क्लेम करती हैं, खैर GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तो हम बात नहीं कर सकते, जी हाँ, पीर पगाड़ा उसकी फंक्शन लीग की, लेकिन 2 जमातों ने कल प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्ट देखें आप, गिनती के 1000 लोग भी नहीं होंगे उस प्रोटेस्ट में। सही। जो ड्रोन कैमरा उसको कवरेज कर रहे थे वो कितना छोटा सा प्रोटेस्ट था, उससे ज्यादा डेली बेसिस पे जमात के धरने में लोग बैठते। तो अब आप सिचुएशन देखें ना, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। किस तरीके से करेंगे एक्सेप्ट? आपने इतने झूठे दावे वादे किए आवाम से कि महंगाई खत्म हो जाएगी, पैसा ले आऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, 100 दिन में चेंजिंग आ जाएगी। एक कोई वादा दावा पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने तो 100 दिन का बहुत सारे वादे दावे किए थे। वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर भी थे। मेरे साथ मौजूद है यासर सिद्दीकी, उनसे भी हम जानते। 3 रुपए फी लीटर फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया गया। इस 2021 में जब तब हम थे तब आपने देखा था उस दौरान कितनी महंगाई की गई, पेट्रोल की कीमतों में उस वक्त भी इजाफा किया गया था। हम सोच रहे थे 2022 में जब एंटर होंगे तो हमें कुछ नई चीजें, नई तब्दीली, वो जो नया पाकिस्तान था वो हमें शायद मिल जाए, लेकिन वो नया पाकिस्तान में फिर से वही सारी चीजें रिवाइज हो रही है। आवाम किस तरह से सर्वाइव कर सकेगी? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना पाकिस्तान मेरे ख्याल है नए पाकिस्तान से कई गुना बेहतर था। एटलीस्ट जो नुमाइंदे असेंबली में बैठे थे उनको इस चीज़ का एहसास होता था कि उन्होंने फिर आवाम के पास जाना है, इसी आवाम से वोट लेने। यही फ़र्क होता है सिलेक्टेड और इलेक्टेड में। मैं खाली PTI को इसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। आपका चाहे मिनी बजट हो या दूसरे बजट हो या स्टेट बैंक का बिल हो, फाइनेंस बिल हो, आपका सारी चीज़ें जो आज जो इस मुल्क को जो तबाह करा है, रेड लगाई है, इसमें बराबर की शरीक है MQM, इसमें बराबर की शरीक है GDA, इसमें बराबर की शरीक है काफ लीग। सब मिले हुए हैं। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने इन बिल्स को पास कराने में PTI गवर्नमेंट को वोट डाला है। इन सब के वोट हैं इस बिल्स में। क्यों नहीं MQM ने आवाज उठाई? क्यों नहीं बैकआउट करे, हट जाते? भाई आप कराची की नुमाइंदगी कर रहे हो, आपके पास 6 सीटें हैं, आप एक हैसियत रखते हो असेंबली में, आपने कैसे पास होने दिया? देखें, कराची वालों के पास ना जमीन है, ना इधर काश्तकारी हो सकती है, ना अपनी फसलें लगा सकते। नौकरी पेशा आपका 70% यहाँ मिडिल क्लास तबका रहता है, और MQM अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन करती है और उनके हुकूक, कल किस मुंह से PTI और MQM एहतजाज कर रहे थे, किसके खिलाफ? इस सिंध गवर्नमेंट ने तो कराची को तबाह करके रख दिया है।
वही अपनी वडेराना सोच के तहत, लेकिन जो वफाक कर रही है उस पर बराबर की आज एमक्यूएम भी शरीक है, क्योंकि इसी एमक्यूएम ने बगैर कराची वालों का सोचे हुए कि इनका सर्वाइवल किस तरह होगा अगर पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। विफाक में आपको याद हो कल चल रहा था बिजली भी बढ़ गई है 4.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, वो भी बढ़ा दी है। तो इस पे बराबर के शरीक है इस जुर्म। एमकेएम वाले कल को इलेक्शन होता है, किस मुंह से इस कराची वालों के पास जाएंगे यार? ना आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर सकते हो, जो विफाक जुल्म ढा रहा है कराची के ऊपर, आप उसमें उसके बराबर के शरीक हो। जो भी बिल लाते हैं, स्टेट बैंक उठा के पूरा आपने आईएमएफ के मुंह पे मार दिया, उस पर बराबर की एमकेएम शरीक है। आप पहले नखरे दिखाते हो जब कोई भी बिल आता है, या फाइनेंस बिल आ रहा था या मिनी बजट आ रहा था पास होने, आप लोग कह रहे थे हम नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं और ये मुल्क के खिलाफ है, सारी बातें करके फिर आपने पीछे से पैसे लेके उठा के उसको बिल को वोट दे के पास करा दिया अपने एमएनएस के जरिए। क्या आवाम की नुमाइंदगी करोगे? क्या कराची वालों की नुमाइंदगी करोगे? सिंध के शहरी इलाकों में आप कहते हो उन्होंने आपको मैंडेट दिया है, तो आपने देखा है जो शहरी इलाके हैं सिंध के, तो उनमें क्या हालात हैं लोगों के, किस तरह उनका सर्वाइवल है। मोस्टली वो हैं जिनकी 20 से 22 हजार रुपए तनख्वाह है। आज 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर अगर तेल खाने का वो लोग खरीद रहे हैं, घी, तो उसमें बराबर की एमकेएम शरीकदार है। लेकिन ठीक है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी उन्होंने 27 फरवरी का कहा है कि इस महंगाई के खिलाफ हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रही है हुकूमत को इससे कोई फर्क पड़ेगा? पीपल्स पार्टी, देखें मुझे माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ है जितनी भी ऑपोजिशन जमातें बैठी हैं। देखें जो रवैया इस टाइम हुकूमत का है या जितना जुल्म वो कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये दावे करते हैं, जितनी हमारी पीपल्स पार्टी हो गई, कोई दूसरी और जमातें हो गई, सब कहते हैं कि इनके आधे से ज्यादा एमएनए हमारे राब्ते में। कैसे बिल पास हो जाता है उसके पास? कैसे आपका जो बजट है ये पास हो जाता है? क्यों नहीं आप लोग निकलते हो यार? आपके पास 40-50 एमएनए है, एक हल्के से आप 20-20 हजार 10-10 हजार बंदा नहीं निकाल सकते हो? लेके निकलो, बैठो जाके यार। कैसे जुल्म की सियासत हो रही है, कैसे ये हम पे लाद दी जाती हैं चीजें, अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन समहाउ कोई फायदा नहीं। क्या मार्च करेंगे? क्या 20 तारीख को मार्च, 27 तारीख को 27 फरवरी को मार्च करके करेंगे? यहाँ से ट्रेन में बैठ के इस्लामाबाद जाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्या होगा उससे? अड़ जाएगी हुकूमत, गिर जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। सब टोपी ड्रामे, सारे अपनी सियासत चमका रहे हैं। कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है, नहीं कोई आवाम की फिक्र रखते हैं ये लोग। फहद साहब, आवाम बहुत परेशान है, आंसुओं से रोने लगे। अब ये पोजीशन आ चुकी है, बेरोजगारी की शरह आपने देखी है, महंगाई की वजह से आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है। किस तरह से देखते हैं, जिस अभी 27 फरवरी को अभी जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, क्या वफाकी हुकूमत पीटीआई को इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए 27 को पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है और 23 मार्च को जो हमारा अलायंस है एक, उसने मतलब जिसमें नून लीग भी है, मौलाना फजल रहमान भी है, पाकिस्तान की 9 सियासी जमातें हैं उसमें, उन्होंने ऐलान किया हुआ है। देखिए इससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है कि अपोजिशन का काम होता है असेंबली में ऑब्जेक्शन उठाना और चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करना। अब सिचुएशन क्या आती है कि जैसे भाई ने बात की कि बिल पास करने की सिचुएशन जो होती है असेंबली के अंदर, और लोग बोलते हैं देखिए पॉलिटिक्स तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बोले इमरान खान को देख लें, अब सिचुएशन आपके सामने है सारी, लेकिन सिस्टम जो है वो मामलात जो हैं वो डिफरेंट वे में जा रहे होते हैं। अब आमिर लियाकत के अगर बयानों से आप अंदाज़ा लगाएं, जो असेंबली के बाहर वो बोलते हैं कि हमें लाया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और उनको लेके अगर आप असेंबली के अंदर जाके खुद बैठे ना तो आप इसको रियलाइज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ से बैठ के किसी प्लेयर को बोलते हैं कि यार ये छक्का नहीं मार रहा, चौका नहीं मार रहा, तो वो उसकी सिचुएशन वो अपनी खुद समझ रहा होता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है चीज़ों का। तो ऑल ओवर अगर सिनेरियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, और अब कुछ इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये मार्च अप्रैल तक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस हैं, क्योंकि इमरान खान से और इमरान खान के जितने भी वज़ीर हैं, आप देखें वज़ीर भी सारे मांगे तांगे के हैं, किसी न किसी पार्टी में थे। और एमक्यूएम, जैसे भाई ने बात की है 100% है, मैं इसको इंडोर्स करूँगा कि एमक्यूएम कराची में आके बोलती है महंगाई, इनके 3 राब्ता कमेटी के लोग महंगाई का रोना रोते हैं, और 3 वहां पे मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए, 2 मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए, और 7 एमएनए 8 एमएनए लेके ये असेंबली में बैठते हैं। इन्होंने उस पहले भी बिल के लिए मुखालफत की थी, उसके बाद फिर वोट दे के
अगर आप इतने ही खैर ख्वाह हैं कराची के और कराची का दर्द रखते हैं, या अगला इलेक्शन आपने कराची से लड़ना है, तो आप मुस्तरद करें ओपनली खड़े होके। ये चीज समझ में नहीं आती सबसे ज्यादा। अब देखिए नून लीग है ना अपोजिशन में, हम तो मुस्तरद कर देते हैं, हम वोट नहीं डालते, हम वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन MQM जो कि इनके 3 राब्ता कमेटी के लोग बुराई करते हैं और 8 MNA वहां पे इनको वोट डालते हैं, तो ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है? एक तो MQM की जो दोगली पॉलिटिक्स है इसको वन साइड करें। एक दोगली पॉलिटिक्स होती है कि आप उधर हाँ हाँ करें और उधर जाके ना ना करें। तो इस तरीके से देखिए आवाम को MQM तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अब आवाम MQM को तो एक जरा वोट आप बल्दियात में देखिएगा सिचुएशन, और PTI भी एज सेम ही है सिचुएशन इस वक्त। कल के धरने से, इनके एहतजाज से, आपने जो अलामती 2 घंटे का धरना दिया था इन्होंने, उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बहुत मुश्किल से ये पूरे 1 हफ्ते से कैंपेन कर रहे थे इसकी। हर पार्टी ने कराची शहर में कैंप्स लगाए हुए थे, चाहे वो पीर पगाड़ा हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PTI हो। और क्या सिचुएशन थी, जबकि सारे बड़े लीडर इनके मौजूद थे स्टेज के ऊपर। सही। अच्छा फवाद साहब, जिस तरह से सारी सियासी जमातें प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है, लेकिन नून लीग जो है खामोश नजर आ रही है सिंध में स्पेशली। देखिए सिंध में मैं आपको बेसिकली बताऊं कि अगर हम ये बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध में शुरू से हमारा इतना ज़्यादा मामलात रहे नहीं, लेकिन अब ग्रेजुअली पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 1.5 साल से, मैं बीइंग अ कराची प्रेसिडेंट, हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में लेके गए। डिफरेंट वे में क्या लेके गए कि जो हमारी तंजीम थी वो मुतहरिक नहीं थी, आपस में डिस्प्यूट था लोगों में। अब क्या है कि आप कराची आइट को अगर पार्टी में लेंगे तो ही आपकी पार्टी कराची में चल सकती है। यही बात मैंने अपनी लीडरशिप के सामने बैठ के भी बोली थी, जो उन्होंने मुझे कराची का प्रेसिडेंट बनाया। और चीज़ों को अब लेके हम फर्दरली, ग्रेजुअली, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, ग्रेजुअली आप लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं और उनको पार्टी में इंडक्ट कराते हैं। तो एज कम्पेयर पिछले टेन्योर्स, इस टेन्योर में हम बहुत, इस साल में हम बहुत ज़्यादा आगे बेहतरी की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टेन्योर्स में भी हम बल्दियात में एक अच्छी नुमाइंदगी रखते थे। तकरीबन कराची में हमारे 32 चेयरमैन जीते हुए थे, 30 से 32 के करीब, और अच्छे तादाद में काउंसलर्स थे। तो लोकल गवर्नमेंट में हम जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उससे बहुत अच्छी सीट्स लेते हैं, लाइक लियारी, बल्दिया, मलीर, लांडी, कोरंगी, इधर से हमारी अच्छी सीट्स होती हैं चेयरमैन, वो काउंसलर्स, चेयरमैन की। तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में, अब जो जनरल इलेक्शन आएगा, जब भी आए, 2 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए, तो आपको बहुत अच्छा चेंज नून लीग में नजर आएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तरीके से हम आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मरियम साहिबा की वॉइस नोट्स लीक होना और ये जो सारे स्कैंडल्स जो हैं, आपको क्या लगता है कि अवाम जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका वोट बैंक कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से नहीं, ये क्योंकि हमने तो कोई वादा नहीं किया था, कोई दावा नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। अगर आप पिछला टेन्योर उठाएं 2013 से 2018 का, आप नून लीग का, तो कितना क्रूशल टाइम था, 126 दिन का धरना, उसके बाद प्रेशर, नवाज शरीफ को हटाया, खाकान अब्बासी है, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में न्यू प्रोजेक्ट्स लगे, मोटरवेज बनी, इलेक्ट्रिसिटी पे काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट में ये हमें एजाज़ हासिल है कि कराची में अमन हुआ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो दहशतगर्द जमात थी कराची की, MQM जो आज असेंबली में बैठती है, उसका खात्मा किया, और जो और भी एलिमेंट्स थे इनसे रिलेटेड, उनका भी खात्मा किया। तो ये अगर लोग बोलते हैं कि फौज ने किया, रेंजर्स ने किया, तो बिल्कुल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने करवाया। और भी प्राइम मिनिस्टर्स थे इससे पहले, उन्होंने तो नहीं करवाया, या उसके बाद अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नवाज शरीफ ने उसको कैटेगोरिकली गवर्नर हाउस में बैठ के बोला था, मुझे अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन चाहिए, कराची में अमन चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कराची में रहती हैं, आप सिचुएशन देखती हैं कि हमें सुने, हमारे कानों को सुने हुए कितना अरसा हो गया कि कराची में हड़ताल नहीं हुई या टारगेट किलिंग खत्म हो गई। देखिए ये बेरोजगारी से लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंटरलिंक करता है। ये स्नैचिंग्स जो हैं, ये सारी चीजें हैं, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी ना, आपका लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हो जाएगा इससे। क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं रहती, जॉब्स नहीं रहते, तो वो बेचारे इसकी तरफ आ जाते हैं। और अभी बेरोजगारी की शरह आप देखें कितनी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदकुशियां तो एक अलग चीज है यहाँ पे पास साहब, जिस तरह से आप देखें नौजवान जो है उनको स्नैचिंग के दौरान कत्ल कर दिया जाता है। ये भी एक अफसोसनाक मतलब अलमिया है कि यहाँ पे पुलिस हमारी इतनी एक्टिव नहीं है। पुलिस के लिए सवाल निशान है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। लेकिन ये आप इस, अगर इनका 3 साल का जो टेन्योर है, 3 साढ़े 3 साल का, ये PTI का
इसको उठाएं तो पूरे पाकिस्तान में, मैं उस दिन एक रिपोर्ट देख रहा था कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री में लोगों ने खुदकुशियां की हैं, और बिकॉज ऑफ बेरोजगारी। देखिए परेशान हो जाता है आदमी। वो एक आपके मीडिया के एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर ने खुदकुशी की, अपने आप को फंके से टांग लिया। तो सर किस तरह सरवाइव करेंगे लोग? उसके बाद मिनी बजट पेश कर दिया जाता है, 17% टैक्सेस लगा दिए और जाते हैं, आके बोलते हैं धड़ल्ले से कि हमने महंगाई नहीं में इजाफा फिर से कर दिया जाता है। मतलब किस तरह से अवाम सरवाइव करेगी? अभी तो घबराना नहीं है, हमने आगे जाके और कितना नहीं घबराना, ये तो हमें भी नहीं पता। पेट्रोल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, आपकी पूरी सारी चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। एग्जैक्टली, हर एक चीज पे इम्पैक्ट आएगा। सही कह रहे हैं यासिर साहब। फाज साहब की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से देखते हैं? घबराना नहीं है जी। देखिए, एक तो पीटीआई की जो बुनियाद है ना, वो झूठ पे खड़ी हुई है। सही। खान साहब के आज बड़े क्लिप्स चल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि 90 दिन में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीजें, और आज ब्लेम पुरानी गवर्नमेंट्स को देते हैं कि वो चोर थे, वो करप्ट थे, सारी चीजें। माफिया नहीं कंट्रोल हो रहे, व्हाट्सएवर जो भी बातें कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, खान साहब जिस अरस्तू पे डिपेंड कर रहे थे ना, उसका नाम था असद उमर। अच्छा। 2012 से लेके 2018 तक खान साहब ने असद उमर को बेचा है कि असद उमर है मेरे पास, इसकी टीम है, शेडो कैबिनेट है, हम आएंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे। बड़ी अच्छी तरह उनको पता था क्या मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। उस असद उमर को बेचे जा रहे थे इमरान खान साहब। और क्या हाल हुआ, जब फाइनेंस मिनिस्टर ओथ लेने के बाद असद उमर साहब बने, 8 महीने में असद उमर साहब फारिग हो गए। उसके बाद पीटीआई के पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं था। देखिए, कारोबार सियासत दोनों में आपकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके डिसीजन आपने ठीक टाइम पे लेने होते हैं। जब 8 महीने तक असद उमर ने रेड लगा दी पूरी इकोनॉमी की, तबाह करके रख दिया पाकिस्तान को, एक एक दिन, एक एक घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके डिसीजंस। वो पता नहीं कौन सा नशा करके सारे बैठे हुए थे। 8 महीने में आपने पूरा तबाह करके, और फिर वही जरदारी के हफीज शेख को लाके आपने हम पे मुसल्लत कर दिया। ये फिर उसको आप बड़े फखरिया अंदाज में बोलते हैं कि जी यू टर्न तो बड़ी अच्छी बात है लेना, और बड़ा जबरदस्त सियासतदान है, बड़ा सियासतदान है यू टर्न। तो वो यू टर्न ले लेके आज पीटीआई के बाद कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है कि मांगे तांगे के जो पुराने जिन पे ब्लेम करते रहे, जिन्होंने इस इकोनॉमी को तबाह करा है, कि आपने पहले हफीज शेख को बिठाया, आज फिर शौकत तरीन साहब को लाके आपने बिठा दिया, और उसके बाद स्टेट बैंक भी उठा के आईएमएफ को गिरवी रख दिया। ना स्टेट बैंक का गवर्नर आपका है, ना फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं, ना आधी से ज्यादा काबीना आपकी है। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अजीब हाक के मीडिया पे चले जाते हैं उल्टी सीधी बातें करके, ये हो रहा है, बड़ा अच्छा है, मुझे इसने ये बताया। तो खान साहब को जो भी चीजें पता चलनी है वो तो इधर उधर से उनको पता चल जाती हैं, उनको घर में टीवी देख के पता चल जाता है। ना एडवाइजर्स ठीक हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनको पीछे रखा हुआ है। जितने उनके पॉलिशिया मालेशिया जितने उनके वो हैं बटरिंग करने वाले, उन सबको आगे रख के जब उनसे मशवरे लेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। मतलब आपके कहने का ये है कि खान साहब अपने माइंड से कुछ नहीं करते, ये सब जो इनके एडवाइजर्स हैं उनके उस पे वो चल रहे होते हैं। खान साहब में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ही नहीं कुछ करने की। वो जिस टीम पे डिपेंड कर रहे थे, देखें, या तो बंदा इतना इस काबिल हो कि वो अपने एडवाइजर और मिनिस्टर्स को चला ले, उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन हो, इतना उसका तजर्बा हो। जब एक इन एक्सपीरियंस बंदे को ऊपर लाके बिठा दिया जाएगा जो टोटली डिपेंडेंट होगा अपने मिनिस्टर और एडवाइजर्स के ऊपर, और वो मिनिस्टर और एडवाइजर्स भी इतने नाअहल किस्म के कि उनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है, और वो उनके एमपी एमएनए, देखें आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, एक एमपीए दूसरे एमएनए के साथ नहीं बैठने के लिए तैयार है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुल्क आपका कैसे चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। वो फैसल वाडो को गालियां दे रहे हैं, वोट के परवेज खटक इमरान खान को बुरा बोल रहा है, पीछे एक दूसरे की सारे टांगे खींच रहे हैं। आपके अपने मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो फारिग हो गए स्कैंडल्स के अंदर। आपके फिर दूसरे मिनिस्टर हमाद अजहर, उसको पता ही नहीं है, वो मुकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और ये समझते हैं कि झूठ बोल के आवाम को ये बेवकूफ बना लेंगे और आवाम इनकी बातों में आ जाएगी। आवाम बड़ी समझदार है, आवाम अपना रिएक्शन, सर आवाम बहुत मासूम है, समझदार नहीं है, मासूम है। आवाम अपना रिएक्शन वोट के जरिए देती है। अभी जो केपीके में हाल हुआ है, इनका अपना होम ग्राउंड, और उस पर जेयूआई अगर जीतती है तो इससे बड़ा क्या इमरान खान के मुंह पे तमाचा होगा कि उसके अपने होम ग्राउंड में जितने उसका जो कैपिटल है केपीके पेशावर, वहां का मेयर मौलाना फजल रहमान साहब अपना लाके बिठा देते, तो इट मीन्स दे आर फिनिश्ड, खत्म। जो उनका ग्राउंड था जहां से उनकी सियासत शुरू हुई,
जहां से उनके 8 साल 10 साल से गवर्नमेंट अब होने को आ गई है, वहीं पे जब पीटीआई फारिग हो गई तो ये कराची वराची ये तो उनको नवाजने के लिए दे दिया था, गवर्नमेंट बनाने के लिए। जो लाने वाले थे वो भी बहुत अच्छी तरह समझ गए, जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो आज अपने मफादात के लिए बैठे हैं। कौन थे? समझदार है, सबको पता है कौन लाने वाले। मैं ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लूंगी, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मैं यासिर साहब से सवाल कर रही थी, लाने वाला कौन होता है? ये जो अक्सर लाने वाला होता है ना, ये मुझे जवाब इसका मुझे बड़े शिद्दत से इंतजार है कि मुझे इसका जवाब मिल जाए। कौन होता है लाने वाला? बदकिस्मती है, कुछ लोग होते हैं आपके सिस्टम के अंदर ही बैठे हुए जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी इलेक्शंस में नहीं रहती। पूरा पाकिस्तान ही कह रहा है जो 2018 के इलेक्शंस थे, मतलब बदतरीन धांधली हुई है। चाहे नून लीग मेरे साथ बैठी हो, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सारे सब ने इसको इंडोर्स करा कि निजी हुई। और अच्छी बात है कि जिस तरह लाया गया है इन लोगों को, और वो चीज़ खुल के एक्सपोज हुई है और सबके सामने आ गई है। जो सिलेक्टेड एक जो रोना डाला हुआ था, उनकी डिलीवरेंस से पता चल गया कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है और क्या उनका पोटेंशियल है। तो आवाम को अच्छी तरह समझ आ गया है पीटीआई इज नो मोर, पीटीआई इज फिनिश्ड। और स्पेशली अपना होम ग्राउंड उनका ख़त्म हो गया कराची में। पीटीआई वाइप आउट, बड़े आवाम देख रही है, बड़े अभी भी जितनी फ्रस्ट्रेशन है और जो एक लावा जो पक रहा है ना, मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है कि कराची वाले की जिस दिन कोई एक छोटा सा इंसिडेंट जो पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलके हाल करा है कराची का और सिंध के शहरी इलाकों का, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट और फिर ये चीजें काबू नहीं आएंगी किसी के। ठीक है यासिर साहब, नून लीग की सियासत किस तरह से देखते हैं? इनकी दौरे निजामत जो है, सिंध के साथ भी उसी तरह का सलूक किया गया जिस तरह से अभी वफाक की हुकूमत करी है पीटीआई, उस तरह से डिलीवर नहीं किया गया। किस तरह से देखते हैं आवाम का इनके पर फिर से एतमाद बहाल होगा सिंध में? जिस तरह से अभी फहाद साहब ने कहा कि हम एक्टिव होने जा रहे हैं और कई मतलब चेंजिंग्स आने वाले। देखिए, लास्ट अगर मैं टेन्योर उठा के देखूं नून लीग का जो 2013 से लेकर 18 तक का था, तो उसमें तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कराची या सिंध में नहीं थी। पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत में बैठी है। अच्छा, क्योंकि 2008 के बाद ये हुआ कि एनएफसी जो अवार्ड आपका हुआ, जो बिल वो पास हुआ, उसके बाद सारे जितने इख्तियारात थे वो सूबे के पास आ जाते हैं। तो ऐसे जो फेडरल है उसका कोई रोल नहीं रहता है उसमें। तो नून लीग चाहती भी कुछ नहीं कर सकती। एक उन्होंने वो बनाया था जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था, जिसपे खान साहब फिर तख्ती अपनी लगाने आ गए थे। तो एक उन्होंने वो अपनी कोशिश की थी कराची को देने के लिए, लेकिन समाओ क्योंकि पीपल्स पार्टी डोमिनेट कर रही है या हुकूमत में 13 साल से बैठी हुई है, तो उस पर कुछ नून लीग का मैं कह नहीं सकता हूँ। नून लीग का भी विफाक में रोल बनता है क्योंकि पंजाब की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इस टाइम, होल्ड है इन लोगों का पंजाब में, और वोट बैंक भी है, एमपी एमएनए भी है अभी भी, क्योंकि जो पीटीआई की डिलीवरेंस रही है नून लीग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। तो इनका बड़ा अहम रोल है इस टाइम कि किस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट को फारिग करा जाए। और ये पोटेंशियल है नून लीग में, अगर ये अपने आप पे ट्रस्ट करके किसी के आसरे पे ना रहें और ये आवाम को मोबिलाइज कर देते हैं, तो खान साहब नहीं टिक सकते। और ये भी हिस्ट्री में अच्छे अल्फाजों में नून लीग को याद रखा जाएगा। जहाँ तक सिंध के शहरों की बात है, कराची पीपल्स पार्टी से जंग इस टाइम पीएसपी लड़ रही है, जमात ने भी प्रोटेस्ट करा है बिल के खिलाफ। बाकी तो एमक्यूएम पीटीआई ये लोग तो फारिग हो गए, खुल के एक्सपोज हो गए। इंशाल्लाह 30 जनवरी को हम लोग निकल रहे हैं। आवाम से भी पुरजोर हमारी अपील है, आवाम को भी कह रहे हैं कि अगर अब नहीं खड़े होंगे तो फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आज मुस्तफ़ा कमाल तुम लोगों के लिए निकल रहा है तुम्हारे हक के लिए लड़ने, और नहीं निकलोगे पीपल्स पार्टी उसी तरह कराची वालों को भी गुलाम बना के रख देगी जिस तरह सिंध के हमारे सिंधी भाइयों को बना के रख दिया है। जिस तरह अगर कोई आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है ना, उनका पानी बंद कर दिया जाता है, उनकी ज़मीनों पे पानी नहीं जाता। तो ये जो वडेराना सोच है ना, ये कराची में भी ये जो है ना, इनके जो टुच्चे वजीर जो सईद गनी जैसे जो हैं, जिनका भाई अभी मंशियात फरोशी में पकड़ा गया और केस चल रहा है, डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट है सारी, तो ये लोग भी उस तरह कर रहे हैं। कराची में आप जो कहते हैं ना पानी का इशू है, पानी नहीं मिल रहा, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है क्योंकि सईद गनी और इनकी टीम पूरी हाइड्रेंट्स चला रही है। हाइड्रेंट्स इन लोगों ने बांटे हुए हैं। ये लोग कराची का पानी रोक के ये लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकली सिंध वाला जो फॉर्मूला है वो कराची वालों पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ये लोग ये पानी रोकते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें सपोर्ट करो, और टैंकर्स के थ्रू मुफ्त की टंकियां टैंकर्स वो उनके घरों पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या अपना गुलाम बना रहे हैं कराची वालों को।
लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कराची वाले हैं, जब ये खड़े होते हैं ना फिर, और मुस्तफ़ा कमाल खड़ा हुआ है, वो हाल होगा इन लोगों का ना कि हमने एमके भी मिसाल देखी है। लोग कहते थे कि 2000 के बाद 2002 के बाद इतने मजबूत हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। मैंने देखा है जिस वक्त उठती है ना, ये मुझे याद है, मुझे उस दिन कोई बुजुर्ग थे बहुत बड़े, वो बोल रहे थे कि भुट्टो ना, आज की पीपल्स पार्टी भुट्टो से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। और भुट्टो ने उस वक्त बैठ के यूं कुर्सी पे हाथ मार के बोला था, ये जो कुर्सी है ना, इसकी बहुत ताकत है। और उसके लगाए हुए जर्नल ने उसको लटका दिया और पीपल्स पार्टी का एक कारकुन बाहर नहीं निकला था। भुट्टो की नमाजे जनाजा में लोग नहीं खड़े हुए थे, ये पीपल्स पार्टी का हाल हुआ था। तो ये तो जरदारी, ये तो बिकाऊ माल, ये आप क्या, इनको तो, ये कराची वाली इनके काफी है, पूरे सिंध से ना ये जो निज़ाम है पीपल्स पार्टी का, ये पीएसपी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में ये लपेट के इनको दिखाएंगे। और अभी इनको अंदाज़ा होगा, अंदाज़ा नहीं है किसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है। अब ये कराची वाले जब निकलेंगे ना, और ये मुस्तफ़ा कमाल और अभी अनीस कायम खानी, नहीं पता, जरदारी साहब जो कहते हैं ना कि सियासत के बादशाह हैं और सियासत मुफाहमत और सारी चीज़ें, जरदारी साहब की सियासत सारी पैसे की बुनियाद पे। ठीक है। अनीस कायम खानी ग्राउंड की सियासत करते हैं, वो अपने कारकुनों के बुनियाद पे। एक सीट नहीं है और 6 साल से 9000 वर्कर हमारे साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ है। आज भी बड़े से बड़ा जलसा, प्रोटेस्ट, सारी चीजें आवाम के हक के लिए हम निकलते हैं और बात करते हैं, और बगैर पैसे और बगैर किसी काउंसलर की सीट के। फाज साहब, यासिर साहब ने कहा कि जिस तरह से पानी की किल्लत, आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरह से, इसी तरह से गैस की लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं, लोग सिलेंडर्स पे आ चुके हैं, किस तरह से आवाम का गुजर बसर हो रहा है? क्या हम जो है इस जदीद दौर में रह रहे हैं, किसवीं सदी में रह रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने लकड़ियाँ जला जला के अपना गुजारा करना शुरू कर दिया है? मतलब हम किस तरह चाह रहे हैं? देखिए, जैसे भाई ने बोला पानी का मसला, तो पानी का मसला तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे मैंने 2018 में खुद भी इलेक्शन लड़ा था, मैं बहुत करीब से इन चीज़ों को देखता हूँ जो आप कह रही थी ना कि कौन लाते हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट ही अपनी मर्ज़ी से लोगों को लाती है और वही चलाती है। अब इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, अब आप एक को किसी को वो नहीं कर सकते ब्लेम, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। तो मैंने बहुत करीब से देखा इलेक्शन 2018 का। मैं कौमी असम्बली का खुद कैंडिडेट था, सूबाई दोनों का कैंडिडेट था, और अमीनुल हक के ख़िलाफ़ मैं इलेक्शन लड़ा था औरंगी टाउन से, जो कि इस वक्त अगर कराची के सारे एरियाज़ को देखा जाए तो वो करबला बेसिकली पानी के हवाले से औरंगी टाउन बना हुआ है, जहाँ पे लोगों की वेज 20-25 हज़ार है, और वो बेचारे हर महीने 10 से 12 हज़ार के टैंकर्स ख़रीदते हैं। लाइनें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अगर शादिर और नादिर 15 दिन में, 20 दिन में कभी एक दफ़ा 1 घंटे के लिए लाइन में पानी आ जाए ना, तो वो गटर की लाइन मिल के पानी आता है, ब्लैक पानी आ रहा होता है लाइनों में। तो हमने वहाँ पे भी बहुत सारा काम किया। देखें, ये भाई की बात बिल्कुल सही है कि एक माफिया है। अब उसको अगर हम सिंध गवर्नमेंट की नाम दें या किसी और का नाम दें, तो वो टैंकर हाइडेंट्स को चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है, अगर हम एक्सक्लूसिव, मैं भी छोड़ दूं अपनी पार्टी 1 मिनट के लिए और भाई भी छोड़े, तो हम अगर कराची के लिए, बिकॉज वी आर अ कराची आइट्स, हम कराची के लिए अगर बात करें ना, तो कराची के साथ तो ये बेपनाह ज्यादती है कि जिसका बस चलता है, जिस इदारे का बस चलता है, जिस जमात का बस चलता है, वो हाइडेंट्स पे काबिज हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कराची में कि हमारे इदारे हाइडेंट्स चला रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के इदारे हाइडेंट्स चला रहे हैं कराची के अंदर। तो अवाम किस तरीके से सरवाइव करेगी? लेकिन फाज साहब, ये पानी हाइड्रेंट माफिया को क्या समझ जाता है, अवाम को क्यों नहीं मिल रहा है? मैं अब आपको बताता हूँ इसका टेक्निकल तरीका। जो मेन लाइंस होती है ना, उनमें प्लेट्स लगाई जाती है, उनमें से प्लेट्स लगा के इधर का पानी बंद किया, उधर की दूसरी लाइन डाली और हाइडेंट को लाइन दे दी। आप जितने हाइडेंट्स हैं, अभी आपने देखा होगा एक हाइडेंट की ये वाटर बोर्ड वालों ने एक लाइन पकड़ी है कि इलेक्ट्रिक ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट की है। तो ये बहुत इजी तरीका है। जो मेन लाइन्स हैं उनको कौन रोकेगा? सरकारी लोग जब खड़े होंगे, मोबाइलें खड़ी होंगी, तो कौन रोकेगा उनको प्लेट्स लगाने से? लेकिन अभी पीपल्स पार्टी कल हमारे पास आए हुए थे, तो वो कहते हैं हमने एक पूरा ऑपरेशन किया इस माफिया के खिलाफ। कोई ऑपरेशन नहीं किया। ये देखिए, इस मामले में मैं 100% पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दूंगा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को यरगमाल बनाया हुआ है। अपने अल्फाज हैं ये सारे, कल आए हुए थे हमारे ये झूठ पे मबनी सारी बातें। अगर हम रियलिटी बेस्ड बात करें ना, भले वो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वफाक में या असेंबलीज में,
कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अगर रियलिटी बेस्ड बात करें ना, तो 100% पीपल्स पार्टी का कसूर है। कराची के पानी ना देने पे हर चीज का बर्बाद कर दिया। आज आप घूमे तो सही, देखिए मैं फिर कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं कराची की आवाम मेजॉरिटी लाहौर या पंजाब की तरफ तो गए होंगे, आप जाएं तो सही, लाहौर की शक्ल तो देखें क्या बदल गई है। इतनी तूफानी बारिशें होती हैं, एक गड्ढा नहीं पड़ता रोड के ऊपर। यहाँ पे 10 मिनट की बारिश से पूरे पूरे रोड तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये डिलीवरेंस है। शहबाज शरीफ ने वहां पे खुद से दिल लगा के काम किया लाहौर के अंदर, और पूरे पंजाब में ही किया है। वहां पे इतने इश्यूज नहीं है। आज वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कराची आके कि यार ये कराची का हाल है, आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे? सबसे ज्यादा आपके पास गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला रेवेन्यू सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, आप काम करें। जैसे भाई ने बोला कि वो एनएफसी के थ्रू सूबे खुद मुख्तार हो गए थे, इसी तरीके से मुझे याद है मैं इन चीजों को देखता था जब हमारी गवर्नमेंट थी। तो KIDCL एक इदारा है, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। तो हमने कराची के अंदर जो भी काम किए वो थ्रू KIDCL किए। वो गवर्नर के अंडर में होता था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू वो इदारा बना था। तो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट उस KIDCL से किया, मोटरवे का प्रोजेक्ट KIDCL से किया, जो कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया। उसके अलावा आपका लियारी एक्सप्रेस का दूसरा पार्ट जो था वो भी KIDCL के थ्रू किया। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने इंडिविजुअल्स किए वो KIDCL के थ्रू किए। अच्छा, मैं आपकी बात इंटरप्ट करती हूँ। यहाँ पे जिस तरह से मोटरवे लाहौर और आगे का बना हुआ है, लेकिन कराची का मोटरवे थोड़ा सा एक्सटेंड किया आप लोगों ने। वो बेसिकली हाईवे उसको एक्सटेंड कर दिया था, आपने प्रॉपर मोटरवे उसमें की लाइटिंग और जी नहीं हो पाए। चीजें होती हैं मेंटेनेंस के ऊपर, सही है। रोड्स वही वाले हैं जो कि लाहौर और इस्लामाबाद लेकिन वो मोटरवेज थोड़े कुशादा उनकी रोड क्वालिटीज उससे ज्यादा खुशादा है। आपका कराची हैदराबाद उससे ज्यादा खुशादा है। लेकिन क्या इशू है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है प्रॉपर। मेंटेनेंस भी तो होता है ना। अब अगर आप इसको किसी भी चीज को बना के रख दे और वो रखी रहे, खराब हो जाएगी। आप उसको हर महीने मेंटेन करें, चीज सफाई करें, तो वो तो सूबे का कम से कम इख्तियार होता है ना। अब ग्रीन लाइन के ऊपर क्या था शुरू में, ग्रीन लाइन ने बनाना वफाक ने था, हमने कंप्लीट कर दी थी, 80% कंप्लीट थी। ये गवर्नर इमरान इस्माइल ने खड़े होके एक हफ्ते बाद गवर्नर बनने के बोला है ग्रीन लाइन के ऊपर, और जो सोले फारूकी थे उसके प्रोजेक्ट के हेड, उन्होंने ये बात बोली है। तो ग्रीन लाइन में यही इशू था कि ऑपरेशनल जो है वो सूबे ने करनी है, हम तो नहीं आके वफाक से कर सकते। भाई सूबे को एक चीज बना के दे दी, अब उसको चलाओ, उसको मेंटेन करो, उसका जो रेवेन्यू आए उसी से मेंटेन करो कम से कम। तो ये देखिए मेंटेनेंस का बहुत बड़ा फर्क होता है। ये भी कराची हैदराबाद मोटरवे ये मियां नवाज शरीफ ने बना दिया और 90s में इसका संगे बुनियाद रखा था। बीच में कितनी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने नहीं बनाया। मैं आज गारंटी से कहता हूं कि कराची हैदराबाद तो छोड़ दें, चले सक्खर ऑनवर्ड्स अगर आप मोटरवे पे चढ़ जाएं तो नवाज शरीफ का सख्त से सख्त दुश्मन भी उसको दुआ देता होगा, इतना रिलीफ मिल गया। यही तो कह रही हूँ, फिर इस तरफ क्यों इस तरह के मामला हो रहे थे? किस तरफ? मतलब जो कराची से हैदराबाद वाला मैंने जो आपको रोड वही है वाली पूरा, बात आप बोली देखे ना वो मतलब कि वो तो लगता है कि मेंटेनेंस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, वहाँ पे लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है। मैं अभी की बात नहीं करी, जब ये बना था मैं तब की बात कर रही हूँ। सूबे की बहुत ही बुरा हाल, सारी लाइट्स लगी, सारे कैट आइज लगी, जो रोड्स लाइट्स थी सब लगी, सब चीजें हुई जिस वक्त ये बना था। क्योंकि आप मेरे पास सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी देखिएगा। DIG मेरे पास आए थे, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने खुद बताया कि हमें बजट नहीं दिया जाता था और काफी मामलात थे। देखिए मोटरवे का एक डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियो होता है। बेसिकली मैंने आपको वही वाली बात बोली ना कि अगर हम एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बनाने के बाद तो हम उसको सूबे के हैंड ओवर करेंगे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। अब अगर पंजाब में कोई प्रोजेक्ट होता था, वफाक करती थी, तो वो पंजाब गवर्नमेंट के हैंड ओवर करती थी, चाहे वो हमारी ही गवर्नमेंट क्यों नहीं थी वहां पे। उनकी मेंटेनेंस का जो, अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे ना तो वो प्रॉपर चलती रहेगी। क्यों नहीं खराब हुई लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे, क्यों नहीं खराब हुई आगे वाली मोटरवेज? आप जाएं तो सही, मानसेरा, सवाद, पेशावर, क्या मोटरवेज बनी हुई है, 4-4 किलोमीटर के टनल्स बनाए हुए वहां पे। तो ये सिचुएशंस होती हैं, आपको मेंटेन करना नहीं है। अगर कराची ये मेंटेन करना शुरू कर दें, रोड्स को और हर चीज को ठेके दे दें लोगों को, आउटसोर्स कर दें, आउटसोर्स में ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, लेकिन करना नहीं चाहते। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते ना तो आज शहबाज शरीफ की तरह ये कराची को भी, पंजाब की तरह ये सिंध को भी रेनोवेट कर सकते थे, ब्यूटिफाई कर सकते थे। ठीक है जी। गैस की लोड शेयरिंग को देख रहे हैं आप,
आवाम कितनी परेशान है, लोग ऑफिस नाश्ता किए बगैर जाते हैं। देखिए और इसी तरह से बच्चों का भी यही हाल है, स्कूल नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी बदनसीबी है कि एक मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर असेंबली में बोलता है कि कम से कम आप अंडा तल लेंगे इतनी गैस आएगी। देखिए ये कितनी बदनसीबी है ना, ये मजाक की बात नहीं, भी नहीं आ रही है ना, अफसोस की बात है। लो फेम पे भी नहीं आ रही, इन्हीं की नाअहली है। जिस वक्त एलएनजी इनको सस्ती मिल रही थी उस वक्त इन्होंने खरीदी नहीं। अच्छा, आवाम के साथ इतना धोखा होता है। मेरी अम्मी ने कुछ दिनों पहले जब वो फ्लेम ऑन की तो माचिस से जैसे उन्होंने कि आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गैस आ गई। अम्मी बहुत खुश थी, चलो ठीक है मैं जाके खाना बना लूं। तो उन्होंने जैसी माचिस जला के वो उसको वो मतलब आग लगाने के लिए वो किया, तो अब ये भी आवाम के साथ धोखा है, नहीं चल रहा था, सिर्फ आवाज आ रही है, गैस नहीं आ रही है। ये भी एक अलमिया है। मैं आपको बताऊं, हाँ, एलएनजी जब मिल रही थी इनको सस्ती तो इन्होंने नहीं ली। सही है, अब रोना रोते हैं। आपने देखा होगा प्रोग्राम्स में बहुत सारे टीवी चैनल्स के एंकर्स इनको पकड़ के और जलील कर रहे होते हैं बाकायदा। एक चैनल पे तो बाकायदा बहस हो गई थी मिनिस्टर के साथ शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। हम्माद अजहर जवाब नहीं दे पाया था इस चीज का। वो कह रहा था यार ये आप तो एंटी प्रोग्राम कर रहे हैं। उसने कहा मेरी बात का जवाब दे दें। इन्होंने उठा के केसेस बनाए खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पे। आज तक मुझे बता दें 3-3.5 साल में कोई एक चीज साबित हुई उन दोनों पे? जबकि अभी तो रिपोर्ट आई है लास्ट के उनके ऊपर कोई केस ही साबित नहीं होता। खाकान अब्बासी ने तो वकील नहीं किया था कोर्ट में अपना, और बोला था जज को कि नैब को आप 90 दिन का रिमांड दें, छोड़े 15 दिन, ताकि मैं इनको सिखाऊं एलएनजी होती क्या है। सही। तो देखिए सिचुएशंस हैं, कहना करना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। आपने, आपकी नाअहली ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस जिस चीज का बहरान है, आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, आप वाटर एंड सेवरेज ले लें, आप गैस ले लें, जिस जिस चीज का बहरान है वो इनकी इनकॉम्पिटेंसीज है। इनके पास प्रॉपर लोग नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए आप वजीर लगाते हैं फिर हटा देते हैं। अच्छा मजे की बात, एक खूंटे से खोलते हैं और दूसरे पे बांध देते हैं, तो क्या वो सही हो जाएगा? आईटी से हटाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटाया, आईटी दे दी। और भाई इसको फारिग करो। जब वो आईटी नहीं चला सकता तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे चलाएगा? वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको उन्होंने वोट देना है। वो आप उन्हीं के वोटों पे खड़े हुए। अब आप सोचें, अमीनुल हक मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट था वहां से, औरंगी टाउन से, और वो आज आईटी मिनिस्टर है। खालिद मकबूल आईटी मिनिस्टर थे पहले, जो कि कहते थे मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता। अब आप सोचें ना चीजों को। अब मैं उस दिन देख रहा था, अमीनुल हक मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी मैं हैदराबाद में एक कोई इनोग्रेशन था किसी यूनिवर्सिटी का या कुछ था कि स्टूडेंट्स ने बुलाया हुआ था। उनकी तकरीर देख के मुझे खुद हंसी आ रही थी कि यार ये हमारा पाकिस्तान का आईटी मिनिस्टर है। ठीक है यासर साहब, अभी आपने खुद सुना फवाद साहब कहते हैं कि जिस तरह से उनके मिनिस्टर ने कहा कि इतना तो वो गैस आएगी कि आप अंडा तल लें। मतलब ये एक वाकई शर्म का मकाम है कि आप आवाम को रास्ते बता रहे। इसी तरह के पीटीआई के एक और अली साहब, अली गंडापुर, जो एक इनके उन्होंने भी एक अजीब सा बयान दिया था कि महंगाई के हवाले से जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आवाम किस तरह से गुजर बसर करेगी, तो कहते हैं कि आप खाना पीना कम करते हैं। तो इस तरह के बयान जब आप देखते हैं, 2 रोटी कम करते हैं, वही मतलब शॉर्ट में कर दिया। हाँ, कि आप रोटियां नहीं, उन्होंने निवालों का कहा था कि अगर आप 10 निवाले लेते हैं तो उसमें से 2 निवाले कम कर दें, रोटियां तो फिर ज्यादा वो हो जाएगी। तो ये इस तरह के बयान देखते हैं। तो आगे आप बताएं। अली अमीन गंडापुर साहब तो मेरे ख्याल है वो शहद वाले ही है ना, वो शहद ज्यादा आजकल पी रहे होंगे सर्दी की वजह से, तो वो इस तरह के बयान, तो कुछ भी पीटीआई है, कुछ भी एक्सपेक्ट करा जा सकता है। इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकॉम्पिटेंसी है, इनको पता ही नहीं है, आके उल्टी सीधी हाँक के मीडिया पे चले आते हैं। फैसल वाडा आके वो एक दफा शो में बोल रहे थे कि नौकरियां ही नौकरियां हैं, कभी कोई बूट रख देता है लाके टेबल के ऊपर, कोई अजीब अजीब सारी बातें। तो इन लोगों को खुद नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जिसकी मर्जी जो आके बस किसी तरह बस खान साहब को खुश कर दिया जाए, इसके गिर्द गिर्द ये लोग घूम रहे होते हैं। आवाम से इनका कुछ नहीं है। आवाम को तकलीफ देकर को क्या मिलेगा? आवाम का हाल देकर आवाम का रिएक्शन आ रहा है ना। फारिग हो गए पेशावर से, पूरे केपीके से लोग फारिग हो गए, चीज़ें इनके सामने खुल के आ गई हैं। ये हाल है कि अभी जब बजट पास हो रहा था तो इनकी जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी उसमें लड़ रहे हैं सारे, परवेज खटक बोल रहे हैं खान साहब को कि हमारे वोटों से आए। और इतना हम्माद अजहर इतना इनकॉम्पिटेंट है कि एक एंकर
एक एंकर 6 महीने से चीख चीख के बोल रहा है कि आपने एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग लेट परचेजिंग कर रहे हैं, शॉर्टफॉल होगा, और जो आपका स्टेट मिनिस्टर बैठा है उसको ये चीज नहीं पता। लास्ट ईयर भी आपका गैस का शॉर्टफॉल हुआ था, इस दफा उससे ज्यादा था और उसने पहले ही बोल दिया था। आपने फिर महंगी एलएनजी खरीदी, लेट कॉन्ट्रैक्ट्स करे, लेट आपने टेंडर्स करे, और उसकी वजह से आज पूरी आवाम आपकी सफर कर रही है। और उसका रिएक्शन भी आया, फिर जब आप वोट मांगने जाते हो तो लोग आपको भगा देते हैं सारे उसमें। तो कुछ भी एक्सपेक्ट करा जाता है पीटीआई से। पीटीआई का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फ्लॉप हो गया, फेल हो गए पीटीआई वाले। अब एक नए इलेक्शन की पाकिस्तान को शिद्दत से जरूरत है। नया इलेक्शन हो, कॉम्पिटेंट लोग आपके बैठे हैं, जो जहां का बंदा है उसको वहां की अथॉरिटी देके काम करने की लीवरेज दी जाए। जैसा मेरे भाई ने बोला, शहबाज शरीफ ने पंजाब में काम करा, पंजाब मेरे मुल्क का हिस्सा है यार। मैं पंजाब जाता हूँ, मुझे खुशी होती है पंजाब देख के, क्या डेवलप्ड है, लाहौर कितना खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ मेरा कराची भी इस तरह हो। यही वो कराची था जब मुस्तफा कमाल की नजामत थी तो लोग इस कराची की मिसालें देते थे, इस कराची को लाहौर के तर्ज पे ले आए थे। जितनी डेवलपमेंट मुस्तफा कमाल ने करी थी, क्या रोक टाक थी भाई, पैसे खा जाता, छोड़ देते, खत्म नहीं था, करी ना डेवलपमेंट। आज अब कराची को देखते हैं, क्योंकि जाहिर है एक कराची जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया, इतनी मेहनत की, और आज की कराची को जब वो देखते हैं तो किस तरह से, मैं आपको बताऊं, क्या फीलिंग्स होती मेरा है? पॉलिटिक्स से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। सिंस लास्ट 6 इयर्स मैंने पहली मेरी कोई सियासी जमात पीएसपी थी, मेरा लीडर मुस्तफा कमाल थे जो पहला मेरा था। मैं, आप यकीन माने, हमें भी दुख होता है, इतना कॉम्पिटेंट बंदा है मुस्तफा कमाल के, पूरा कराची आज उसके फिंगर टिप्स पे। कराची को आज भी मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने चाहिए। मुस्तफा कमालो 6 मंथ सिर्फ मेंटेनेंस थी, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ था। जैसे भाई ने बोला ना, हाईवेज की मिसाल दे रहे थे, आप सिर्फ 13 साल में पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का मेयर बैठा हुआ, तो उससे पहले इसको मेंटेन आप करते रहते हैं ना, चीजें आपकी फ्लो में चलती रहती। तो जो पूरा तबाह आपने बर्बाद करके रख दिया है चीज, इनको पता ही नहीं है। आज भी मुस्तफा भाई से कोई चीज होती है ना, कराची के इश्यूज होते हैं या मेरे गली का मामला कोई चीज, मैं कहता हूँ मुस्तफा भाई फिंगर टिप्स पे वो बता देते हैं, बेटा ये चीज है, इधर से ये लाइन जा रही है, ये मसला है, इसका ये हल है। नॉट ओनली द प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन मुस्तफा कमाल। ऐसे ही नहीं है कि जी एक आपके पास काउंसलर नहीं है, अगर आपकी पिंडी में कोई मीटिंग हो रही है जहाँ पे गवर्नर, मेयर, वजीर आला बैठे हैं, आपका चीफ जस्टिस अगर वजीर आला को बुला रहे तो मुस्तफा कमाल साहब को खड़ा करके बोलते हैं, मुस्तफा साहब बताएं वजीर आला को किस तरह काम होता है, किस तरह कराची बेहतर होगा। ये ऑन रिकॉर्ड चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं जो बुला के वजीर आला को बोला था मुस्तफा कमाल को खड़ा करके। तो एक दौर था जब पाकिस्तान, कराची दुनिया का फास्टेस्ट तरक्की से करता हुआ शहर था, टॉप 10 शहरों में आपके कराची आ गया था, डेवलपमेंट हुई थी। देखें, अगर कराची में आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कराची ना, यहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज लगी हैं, यहाँ पे मिल ओनर्स हैं, कारोबार हो रहा है, तो यहाँ फर्ज है इस रियासत का कि उनको फैसिलिटेट करे, उनको फैसिलिटीज दे, ताकि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, देखें इस कराची के टैक्स से भी फौज को भी उससे ही जा रहा है ना, सारे जितने इदारे हैं उसमें मेजर जो रोल है वो कराची का है। जब कराची आपका डेवलप होगा, कराची में सुकून होगा, अमन होगा, इधर अच्छी डेवलपमेंट होगी, तो ये टैक्स और ज्यादा आपका जनरेट होगा। बिल्कुल ठीक कहना है। अच्छा, ये जो बल्दियाती तरामीमी बिल के हवाले से पीएसपी भी प्रोटेस्ट करती है, आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट किया था, महंगाई के खिलाफ भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, आप लोगों की कौन से नुकात थे, क्योंकि हर जमातें अपने अपने पॉइंट्स दिए थे पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम ये जो बिल है इस वजह से हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पीएसपी के क्या नुकात थे? देखें, ये जो बल्दियाती बिल आई है ना, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के दावे करती है, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो अपने इदारे थे ना, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, जितने हॉस्पिटल या स्कूल्स और कॉलेजेस जो आ रहे थे, इवन केएमडीसी समेत, वो सब उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। इंस्टेड कि आप डिवॉल्व करते पावर, आप डिवॉल्व करते फंड्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते कि यार कराची के गली गली में उसके फंड्स मिले, जो उसके इलेक्टेड नुमाइंदे हो, किसी के भी हों, फिर पीएसपी के हों, एमकेएम के हों, पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो उधर का काउंसलर है उसको उसके फंड मिले, ताकि उसका एहतसाब उसके गली वाले खुद ही कर ले, वो डेवलपमेंट वहां पे करेगा। वो उन्होंने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली, वो लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार करते, वो सारी चीजें सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली। उसका ये रीजन है कि 11,000 अरब 13 साल में पीपल्स पार्टी ने खर्च कर दिए, सिंध में कहीं भी नजर नहीं आते।
जो बचे कुचे इदारे थे, जो अपने हॉस्पिटल्स हैं इनके, इनसे वो अपने नहीं चल रहे हैं, अपने कॉलेजेस इनसे नहीं चल रहे हैं। अभी इंकशाफ हुआ है कितने हजार, 5,500 गोस्ट स्कूल सिंध में, जिसका आप सोचें 13 साल से रेंट भी जा रहा है, टीचर्स की फीसेस भी जा रही हैं। ये तो इनकी कॉम्पिटेंसी का हाल है। पता ही नहीं है लीडर को, बिलावल को पता नहीं, बाहर से हम इतने बदकिस्मत लोग हैं। एक बंदा जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तान की डायनेमिक्स, ना कराची की, बाहर पढ़ता है, बाहर रहता है, आके उसको लीडर बना दिया। ये जो 40-40 साल से पीपल्स पार्टी पे सियासत कर रहे हैं, यूं हाथ बांध के उसके सामने खड़े हुए होते हैं। उससे पूछो ना लियाकताबाद के बाद क्या आता है, उससे पूछो ना इस गलियों में क्या है। आज वो कहते हैं अपना नाजिम बैठाएंगे, सिंध को तो ठीक कर लेते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है कि डाइन भी 70 घर छोड़ के वो करती है। अपना लाड़काना आपने तबाह करके रख दिया, आप कराची के साथ क्या करूं। यही हाल है। 13 साल से अगर डिलीवर करना होता, आप किसी का नहीं आसरा करते। देखें एनएफसी के बाद सारे फंड्स वजीर आला के पास आके पार्क हो गए थे, ठीक है। आपने पीएफसी उसूलन आपको करना चाहिए था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जिससे जो फंड्स थे वो नीचे यूनियन काउंसिल तक जाते। वजीर आला ने अपने पास रखे ना सारे फंड्स, 13 साल से वजीर आला के पास है सारे फंड्स, डिलीवर कर देते यार। आप तो वजीर आला, आप तो बाप हो ना पूरे तो किस सूबे के। तरह से एम्पावर करना चाह रहे हैं आप लोग कि हमारा बल्दियाती निजाम उसको भी एम्पावर किया जाए, मेयर को एम्पावर किया जाए, किस तरह से आप लोगों की, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या पॉइंट्स है आप लोगों के? एक तो जो मेयर के पास जो उसके जो अपने जो इदारे हैं, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो गया, केडीए हो गया, जो जितने कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे वापस मेयर को दिए जाएं, ये मेयर की डोमेन में दिए जाएं। इसमें जो भी तबादले हुए हैं, जिसको मेरिट पे रखना है चीजें, सारा मेयर का हक है कि जो इस शहर का मेयर, जो शहर की आवाम जिसको भी इलेक्ट करे, उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए इस शहर की बेहतरी के लिए। वो वजीर आला के पास नहीं होना चाहिए। ये वजीर आला आपका कराची से नहीं है, वजीर आला दादू से आया है, उसको नहीं पता है क्या करना है, कराची किस तरह ठीक होना है। अगर पता होना होता, करना होता ठीक, उसको तो कर चुका होता अभी तक वो ठीक। तो एक तो जो इदारे हैं जितने, वो वापस मेयर को दिए जाएं, और उसके बाद आप पीएफसी करें। जो एनएफसी, ठीक है आपने एनएफसी कर दिया, विफाक से फंड सूबे के पास आ गए ना, अब सूबे इस फंड्स को डिवॉल्व करे, और नॉट ओनली इन कराची, पूरे सिंध में दुनिया भर का निजाम होता है। जो उधर का मेयर होता है, शहर उसके अंडर होते हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे। देखें अगर मेरे साथ मेरी गली में कोई मसला है ना, मैं अपने एमपी एमएनए को नहीं पकड़ सकता जाके, मैं अपने वजीर आला को नहीं पकड़ सकता हूँ सूबे के, लेकिन जो मेरे इलाके का काउंसलर है या मेरे इलाके का चेयरमैन है, वो मेरे मोहल्ले में ही रहता है, उसके वो उसका वहीं का एड्रेस है, मैं उसके घर जाके पकड़ सकता हूँ भाई क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो इनको चाहिए डिवॉल्व करें ये चीजों को सारी। अच्छा जी फहाद साहब, पीडीएम जो है क्या मार्च में मार्च करेगी? बिल्कुल करेगी। किस तरह से, किस नौयत की होगी, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। देखिए ये 23 मार्च के लिए अनाउंस किया है, और अब आगे फर्दर क्या होता है देखिए आप। सिचुएशन कोई डेट्स आगे पीछे हो या 23 मार्च को ही हो, तो भरपूर एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे जैसे अनाउंस किया है पीडीएम ने। और बाकी इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें नज़र आएंगी। कौन कौन सी जमातें साथ में होंगी? देखिए 9 जमातें हैं ऑलरेडी इस वक्त, 2 जमातें नहीं है, 11 जमातों का अलायंस था ना ये, तो इसमें 2 जमातें इस वक्त नहीं है हमारे साथ, एक पीपल्स पार्टी और एक एएनपी, और 9 जमातें इस वक्त मौजूद हैं। तो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी जो कि इन्होंने बात की थी असेंबली में भी, तो इस वक्त भी वही सिचुएशन है। तो अब इनके अगर पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नहीं, सही है। वो फिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी अपना फ़ायदा देखती है और फिर चीज़ों से निकल जाती है, जैसे इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ किया कि बाप पार्टी से वोट लेके और उनको वो बना दिया अपोजिशन लीडर सेनेट में, और हमें धोखा दिया। ये धोखा ही है स्ट्रेट अवे। अब जब आपके साथ खड़े हुए थे उनको इलेक्ट कराने के लिए, आपने हमसे वोट लिए और फिर हमें बाईपास करके उन्होंने बाप पार्टी से, जिसको बुरा भला कहते रहे शुरू से, उनसे वोट लेके उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। तो खैर सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए फर्दर ऊपर बात हो रही है, ऊपर लेवल पे मियाँ साहब की भी मीटिंग हुई है उनसे, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, और मुस्लिम लीग नून अल्लाह का शुक्र आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे और इस नालायक गवर्नमेंट को जो है हम जान छुड़ाएंगे। पीटीआई से था जो लोगों का बुरा हाल हो चुका है, पेट्रोल को ले लें, गैस को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, बुरा हशर हो चुका है, आवाम पिस गई है, रो रही है, खुदकुशियाँ करने पे उतर आई है। कल जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो
आप आवाम का तासुर देख लेते, डिफरेंट मीडिया चैनल्स पेट्रोल पंप्स पे गए जी जी लेके अपने माइक्स, तो वो आवाम ने बद्दुआएं दी हैं और कुछ नहीं दिया ठीक उसके है जी। अलावा। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, यासर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर रहेंगे, हमारे साथ रहें।